नमस्कार दोस्तों। क्लासेस की अगर बात करता हूँ तो आपका इंडियन, वेस्टर्न, रिलीजियस भी चल रहा है, सोशल भी आपका ऑलमोस्ट चल रहा है। जो अभी थोड़ी सी कमी है आपके बैचेस के अंदर वो रह रही है आपके आंसर राइटिंग को लेकर। आप आंसर राइटिंग तो हम शुरू करते हैं आंसर राइटिंग। पूरा दिसंबर का महीना हम क्लासेस के साथ साथ क्लासेस आपकी मिलती रहेगी और हम कोशिश करेंगे वीक में 2 से 3 दिन आपके आंसर राइटिंग की क्लास रखें और आंसर राइटिंग के अंदर हम कोशिश करें कि किस तरीके से उसको एवेल्यूट करना है और आपको कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा और उसके आधार पर आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, उसमें आपको भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा इन द सेंस क्या होगा कि आप समझ जाएंगे किस तरीके से इसको हम समझें, किस तरीके से इसके आंसर राइटिंग के नोट्स बनाएं, किस तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो वो हम सब शुरू करते हैं। सोशल या पॉलिटिकल या इंडियन या वेस्टर्न या कंटेम्प्रेरी, आप जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग का जो बेसिक है, आंसर राइटिंग से जो पहले की एक्टिविटीज़ है वो आप पहले ज़रूर कर लीजिएगा। वो उन एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम इंडियन फिलोसफी शुरू करेंगे, वहाँ से आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर मैं सेंड कर दूंगा और उसके आधार पर फिर आप अपने उत्तर लिखकर मुझे बता दीजिएगा क्या क्या चीज़ें चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप जब भी मान लीजिए आपको 2 चैप्टर का आंसर राइटिंग करना है, एक साथ पूरे पेपर का आंसर राइटिंग मत कीजिएगा, कभी भी बाद में कीजिएगा। वो लेवल जब आ जाता है तो हम करेंगे। उसके बाद एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार के बाद फिर हम करेंगे एक साथ पूरे पेपर का। मान लीजिए मुझे 2 चैप्टर का अभी XYZ कोई भी 4 वर्क और जैन या फिर सांख्य और योग का मुझे मान लीजिए आंसर राइटिंग करना है। सांख्य और योग का मुझे आंसर राइटिंग करना है। क्या किया जाए? पहले, सबसे पहले ये चेक किया जाए क्या सिलेबस है इन दोनों चैप्टर्स का। सिलेबस को सबसे पहले आप चेक कीजिए। फर्स्ट, सिलेबस में मान लीजिए 5 टॉपिक सांख्य के हैं और 6 टॉपिक योग के हैं। सेकंड क्या करें? सेकंड, आप ये चेक कीजिए क्या आपको ये पांचों टॉपिक्स आते हैं। आपने कहा सर आते हैं। आते हैं तो एक कॉपी लीजिए, अपनी नोट्स कॉपी। उसके अंदर एक पहला टॉपिक डालिए, मान लीजिए सांख्य दर्शन का प्रकृति। प्रकृति को कोशिश कीजिए 1, 2 या 3 लाइन में ही खत्म कर दें आप अपने आंसर, अपने नोट्स कॉपी के अंदर 2, 3 लाइन में। पुरुष, जगत, विनाश, ईश्वर, कॉजेशन थ्योरी। ये सारे टॉपिक कौन से हैं? जो मैंने सिलेबस से मैच किए हैं। ध्यान रखना, ये मैंने मन से नहीं लिख रहा हूँ। सिलेबस मैंने चेक किया, सिलेबस में मान लीजिए 6 टॉपिक थे तो मैंने ये 6 टॉपिक मेरे नोट्स कॉपी में लिख लिए और एक एक, 2, 2, 3, 3 लाइन में उसकी शॉर्ट नोट्स लिख लिए जो कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी लिख लो। नोट्स का मतलब उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो उसका उसका सेंटर है, जो उसका केंद्र है, वो मुझे वहां लिखना है। ये अपने नोट्स कॉपी में आपने लिख लिया, ठीक है। सिलेबस चेक कर लिया, सिलेबस के सारे टॉपिक नोट्स कॉपी में आ गए, नोट्स कॉपी में उसका मीनिंग समझ में आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भैया ये 6 चीजें ऐसी होती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? सिलेबस का जो क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा, उनमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। एग्जाम पेपर सिलेबस के ही अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपकी कॉपी में होने चाहिए, उसके आगे उसका मीनिंग होना चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए। ये 6 हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ज्यादा नहीं, 8-10 साल के आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। अब मान लीजिए 10 साल का आपने क्वेश्चन पेपर उठा लिया, तो उसमें अब आप ये मत देखिएगा शंकराचार्य का क्वेश्चन क्या है। क्यों? क्योंकि भैया हम अभी सिर्फ सांख्य और योग की बात कर रहे हैं। आपका काम है सिर्फ सांख्य योग, सांख्य योग, सांख्य योग। उसके क्वेश्चंस ढूंढिए। आपने क्वेश्चन ढूंढना शुरू किया, आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि फर्स्ट टॉपिक के लगभग 10 साल में 5 से 6 बार प्रश्न पूछे गए। ईश्वर के ऊपर कभी प्रश्न नहीं पूछा गया। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूं, एग्जाम्पल। ईश्वर का प्रश्न नहीं पूछा गया है तो इसको एक बार मैंने क्रॉस कर दिया। जगत के ऊपर 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कॉजेशन थ्योरी से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब क्या इस स्ट्रक्चर से आपको यह अंदाजा हो गया कि कौन सा टॉपिक इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इस चैप्टर का लेस इंपॉर्टेंट है? समझे बात को?
जब मैंने कहा कि कॉजेशन थ्योरी का प्रश्न 8 बार पूछा जा चुका है 10 सालों में, तो आप कहेंगे सर लगभग इसकी टेंडेंसी तो हर साल आने वाली है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए ठीक है, प्रकृति 10 साल में लगभग 5 बार, मतलब एक साल छोड़कर एक साल, मतलब 50% पॉसिबिलिटी है प्रकृति आ सकती है। ईश्वर, सर ईश्वर से तो आज तक प्रश्न पूछा ही नहीं है, तो मुझे सिर्फ ओवरव्यू पता होना चाहिए इसका, बाकी ईश्वर का मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है। कहने का तात्पर्य, आंसर राइटिंग करने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल अंधों की तरह कुछ भी पढ़ते रहे, नहीं, ये एक सिस्टम है। पहले सिलेबस मैच कीजिए, सिलेबस के सारे टॉपिक्स को अपनी नोट्स कॉपी के अंदर लिखिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, वहां से आप चेक कीजिए कि भैया ये सिलेबस के जो 6 टॉपिक हैं क्या ये एज इट इज पूछे गए हैं। आपने एक इंटरेस्टिंग बात देखी, एक और नया टॉपिक पूछा जाता है, 7वां टॉपिक, जो सिलेबस में भी नहीं है। जैसे कि अभी मैं बात करूं, अगर 3-4 साल पुरानी बात करूं, तो एक वेदांत से चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न पूछ लिया गया। बच्चे कहें सर ये तो वेदांत दर्शन में है ही नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले वेदांत दर्शन में तो केवल वेदांत दर्शन का लिखा हुआ है, वहां तो हम शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, बस इसके आगे तो हम आज तक कभी गए ही नहीं। हमें क्या पता वल्लभाचार्य कौन है, हमें क्या पता चैतन्य महाप्रभु कौन है, हमने तो पढ़ा ही नहीं उनके बारे में। इट मीन्स अगर प्रश्न पूछा गया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो आप सोचिए वेदांत की जो पूरी क्रोनोलॉजी है, वेदांत का जो सीक्वेंस है, उसमें सबसे आखिरी में चैतन्य महाप्रभु ही आते हैं। हमारी गलती थी, हम 3 तक ही पढ़ते थे। इससे क्या हुआ, जैसे ही आपने चैतन्य महाप्रभु पढ़ा, आपने वल्लभाचार्य को भी पढ़ा, आपने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ये 3 तक तो पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन हम इनसे और भी 2 स्टेप आगे गए। उससे क्या फायदा होगा? इन फ्यूचर कभी वल्लभाचार्य जी का प्रश्न आ जाता है तो आपको घबराने की फिर जरूरत नहीं है कि हाँ यार देखा हुआ प्रश्न है, मैं आंसर दे सकता हूं। इसी तरीके से मान लीजिए सांख्य दर्शन का एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है जो आपने कभी देखा ही नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हिडन टॉपिक था, छिपा हुआ टॉपिक था, इसको मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो आप इस तरीके से उस पूरी यूनिट को, उस पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हैं पढ़कर कि अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मिस हो गया हो, या सारा वो सेक्शन है जो मैंने देख लिया, या मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपका तरीका हो गया क्वेश्चंस के बिहाफ पर, सिलेबस के बिहाफ पर आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे, या क्वेश्चन कैसे ढूंढे जाएंगे, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से रहेंगे। अब आपने इस यूनिट में से मान लीजिए 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट निकाल लिए, प्रकृति, कॉजेशन थ्योरी, जगत। अब इन तीनों को हाईलाइट कर लीजिए। इस तरीके से हर यूनिट के अंदर आप 3-3, 4-4, 3-3, 4-4 टॉपिक्स को हाईलाइट करते हुए चलेंगे, तो लगभग एक पेपर के अंदर, मतलब पूरी इंडियन फिलॉसफी के अंदर ऑलमोस्ट 40-35 टॉपिक निकल कर बाहर आएंगे। अब आपके पास 2 सेक्शंस हो गए, एक वो सेक्शन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का है, जिनके आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, और दूसरे वो टॉपिक्स जिनकी संभावना बहुत कम है लेकिन वो अभी भी सिलेबस में है। तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन उन टॉपिक्स पर ज्यादा होगा जिनकी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन आपको जो बाकी टॉपिक्स है उनकी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये 2 सेक्शन करने का फायदा हो गया आपको कि पूरे सिलेबस को अब आप कवर कर रहे हैं। एक हाईलाइटेड टॉपिक है जो हाईलाइट किए हैं मैंने क्योंकि उनको आने की संभावना ज्यादा है, दूसरे हाईलाइट नहीं है मतलब उनकी संभावना कम है। तो ये आपके आंसर राइटिंग का बेसिक हो गया कि ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस आजकल तो कंडीशन ये है कि आप गूगल करेंगे तो आपको हजारों वेबसाइटों पर सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वेबसाइट, इतनी वेबसाइट्स आपको वहां भी मिल जाएगा। ढूंढने की ज्यादा अब आपको जहमत करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक ढूंढते हैं 2 मिलते हैं, एक ढूंढते हैं 2 मिलते हैं, परिस्थिति अभी इस प्रकार की है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब मैंने क्वेश्चंस भी देख लिए, अब मैंने सिलेबस भी देख लिया, अब मैंने टॉपिक्स भी लिख लिए, अब मैं क्या करूं? अब शुरू कीजिए कहां से? आप 10 साल पुराना क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उसके क्वेश्चंस आप अपने पास रख लीजिए
और उस क्वेश्चंस को अब शुरू कीजिए। सांख्य दर्शन की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 10 साल पहले सांख्य दर्शन का क्वेश्चन आया था कि आपका जो प्रकृति और पुरुष का जो रिलेशन है उसको डिस्क्राइब कीजिए, तो अब आप वहां से लिखना शुरू कीजिए। पहले आप प्रकृति को लिखेंगे, या पहले आप पुरुष को लिखेंगे, या पहले आप सांख्य दर्शन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे पहले, वहां से अब आप शुरू कीजिए और उसको लिखकर एक फ्रेम बनाने की उसकी कोशिश कीजिए। इंडियन फिलॉसफी हो, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी हो, चाहे कोई भी फिलॉसफी हो, एक यूनिवर्सल फ्रेम तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर जो टॉपिक पूछा गया उसके बारे में लिखते हैं, फिर उसकी नेगेटिविटी, फिर उसकी पॉजिटिविटी और फिर कंक्लूजन। ऐसा एक रफ स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग में रखना आप अपने में, क्योंकि उससे आपको फायदा होगा। फायदा क्या होगा, जब मैं कॉपी में लिखने बैठूंगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी दिमाग में। सबसे बड़ा फायदा यही है कि अब मैं क्या लिखूं, अब मैं क्या लिखूं, वो कभी नहीं होगा आपके आगे। तो ये 5 सेक्शंस हमेशा याद रखना। इंट्रोडक्शन, जो टॉपिक पूछा वो, उसका नेगेटिविटी, उसका क्रिटिसिज्म, उसका इंपॉर्टेंस, महत्व और निष्कर्ष। कुछ बच्चे कहते हैं सर निष्कर्ष लिखना जरूरी है क्या? निष्कर्ष लिखना जरूरी है क्या? नहीं, निष्कर्ष लिखना जरूरी इन द सेंस, देखिए कोई नियम तो नहीं है कि निष्कर्ष लिखना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, वहां पर आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। मैं अगर कहूं कि आलोचना कीजिए, सिर्फ आलोचना ही करनी है आपको, तो आलोचना ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि डिस्कस कीजिए, तो डिस्कशन में तो ऑब्वियसली बात है कंक्लूजन निकलता है। आप और मैं डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका कंक्लूजन आएगा। किसी को आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंक्लूजन आएगा उसका, तो एक निष्कर्ष आएगा उसका। और निष्कर्ष हमेशा समझने की कोशिश कीजिएगा, निष्कर्ष किस तरीके से लिखते हैं हम। निष्कर्ष के अंदर ना तो मैं किसी की बुराई करता हूं, ना ही मैं किसी की तारीफ करता हूं, मैं एक संभावना के साथ उसे छोड़ देता हूं। जैसे कि आपने अखबार का आर्टिकल पढ़ा होगा, जैसे कि आपने एक मैगजीन के अंदर पढ़ा होगा, क्या रहता है वहां पर लास्ट का जो पैराग्राफ होता है उसमें कहा जाता है एक पॉसिबिलिटी है कि ठीक है कमियां बहुत रही होगी, लेकिन फिर भी आज भी इस कंसेप्ट में दम तो है। या फिर कंसेप्ट में भले ही दम हो, लेकिन हमने देखा है कि इस कंसेप्ट को अगर मैं यूज करता हूं तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है। तो मैंने ये नहीं कहा ये खराब है, मैंने ये भी नहीं कहा कि ये अच्छा है। एक यूनिवर्सल कंक्लूजन देने की हमेशा हम कोशिश करते हैं, सेम एज हम इंट्रोडक्शन में करते हैं। बट इंट्रोडक्शन जो है वो कभी ना तो तारीफ करता है ना बुराई करता है। इंट्रोडक्शन सिर्फ बताता है कि ये क्या था, ये क्या है, दैट्स इट। ना किसी की बुराई, ना किसी की तारीफ, कुछ नहीं। बॉडी पार्ट जो पूछा गया है वो मैं एज इट इज लिख देता हूं। इंपॉर्टेंस मुझे पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। क्रिटिसिज्म पता है बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, इलाज क्या, ठीक है। बट अगर मैं इंपॉर्टेंस और क्रिटिसिज्म को हटा देता हूं तो आपके आंसर के 3 पार्ट्स बचते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 तो मैंडेटरी है, ये 3 तो अनिवार्य है, ये तो आपको लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो जब भी आप इंडियन फिलॉसफी लिखें तो इंडियन फिलॉसफी के 2 ही सेक्शंस हैं। एक सेक्शन वो है जो वेदों को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसको आप नास्तिक कहते हैं। एक सेक्शन वो जो वेदों पर बिलीव करते हैं, जिसको आप आस्तिक कहते हैं। नास्ति च वेदम और आस्ति च वेदम, या तो वो वेदों को नहीं मानते या वेदों को मानते हैं। यहाँ नास्तिक का मतलब है कि जो वेदों पर बिलीव नहीं करता। नास्तिक वर्ड का मतलब है कि बिलीव नहीं करना, आस्तिक का मतलब है बिलीव करना। तो जो वेदों पर बिलीव नहीं करता वो नास्तिक है, जो करता है वो आस्तिक है। तो आपका इंट्रोडक्शन तो यहाँ से बन जाता है कि ये वो फिलॉसफी है जिन्होंने वेदों की सुपरमेसी को, वेदों की आपका जो सत्ता थी, वेदों की जो पावर थी, वेदों का जो डोमिनेशन था, उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। इनका मोटिव था समाज के अंदर कुछ नया किया जाए, कुछ क्रिएशन किया जाए, कुछ रेवोल्यूशन किया जाए। जो ट्रेडिशनल धर्म चल रहा है, जो ट्रेडिशनल फिलॉसफी चल रही है, उसके अंदर जो कमियां हैं, जो उसकी बुराइयां हैं, जो उसका क्रूतियां हैं, जो वहाँ की सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज है, उनको मैं खत्म कर दूं और मैं पूरी सोसाइटी को प्योरीफाई कर दूं। ये इनका मोटिव रहा। चाहे वो चारवाक हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, तीनों में आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये रियलिटी है, मैं कोई मन से नहीं कह रहा। सेम एज जब मैं एथिस्ट की बात करता हूँ, सॉरी थेइस्ट की बात करता हूँ, मैं आस्तिक की जब बात करता हूँ, तो वहां पर मैं क्या कहूँगा कि वेद जो है हमारे समाज का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। और ये जो हम जिस एक्स फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, ये फिलॉसफी वेदों की फॉलोवर थी। इनका मोटिव था समाज के अंदर वेदों की जो पावर है, वेदों की जो सत्ता है, वेदों की जो सुपरमेसी है, उसको कैसे स्प्रेड करें।
वेदों की जो रियल नॉलेज है, जो प्योरीफाइड नॉलेज है, उसको कैसे स्प्रेड करें, और जो वेदों के बारे में गलत धारणाएं बन गई है समाज की, उसको हम कैसे डिस्ट्रॉय करें, ताकि वेद फिर से अपनी पूरी पावर के साथ समाज को दिए जा सके। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, 6 की 6 फिलॉसफी में आप इस तरीके का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन हो गया, ये अपने दिमाग में हमेशा रखें आप। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हर क्वेश्चन का आंसर मुझे आए, तो आपको एक चोर टेक्निक पता होनी चाहिए कि यार मेरे पास एक फ्रेम है, मैं उसको चिपका देता हूं, उसको फिल कर देता हूं, मेरा काम हो जाएगा। क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है कि आप अधूरा क्वेश्चन ही करके आए, गलत क्वेश्चन ही करके आए, कुछ तो मिलेगा, 1-2 नंबर कुछ तो मिलेगा। ठीक है, तो ये इंडियन फिलॉसफी है। इंडियन फिलॉसफी जो मैंने कहा, उसके नोट्स बनाइए, मुझे बताइए कि सर हमने इस तरीके के नोट्स बनाए हैं, अब इसमें कोई और कमी है क्या। क्लासेस आपकी चल रही है, क्लासेस, बहुत सारी क्लास देखने का फायदा नहीं है। आप आंसर राइटिंग कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आप ये जज कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं, आपका लेवल कहाँ है, आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, आप कहाँ पर स्पेशल हैं, क्या आपकी स्पेशलिटी है या क्या आपकी कमी है। ये आप कब तय करेंगे, कब आपको पता चलेगा, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। और आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी, समय हमारे पास होगा नहीं, प्रीलिम्स आ जाएगी, प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, फिर बाकी सारे सर जीएस भी पढ़ना है, बाकी सारे पेपर्स भी पढ़ने, समय कहाँ है, अब समय किसके पास है। तो समय तो है नहीं आपके पास, उस वक्त भी आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, समय निकलता जाएगा, प्रीलिम्स निकल जाएगी, फिर आप जीएस में लग जाएंगे, फिर आप ऐसे में, इसमें, उसमें, फिर आप मेंस आ जाएगा। और मेंस के बाद तो आंसर राइटिंग क्या, कुछ भी कीजिए, क्या फर्क पड़ता है। रोज आप एक प्रश्न लिखिए और आप चेक करवाइए कि सर मैंने ऐसा लिखा है, क्या हुआ, सर ये मैंने ऐसा लिखा, इसमें क्या कहेंगे। अब आप, प्रश्नों की कमी आपके पास नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठाएंगे तो प्रश्नों की कमी आपके पास नहीं है। इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन उठाऊंगा, एक मेरे पेपर में बनाकर आपको दे दूंगा, आपको लगेगा नए प्रश्न है, नए प्रश्न नहीं है, आपने पुराने देखे ही नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए, तब आप समझेंगे कि मैं कहाँ हूँ, मेरा लेवल क्या है। तो ये इंडियन फिलॉसफी का है, आप कोशिश कीजिए इसके आंसर लिखें। क्लासेस तो आपकी चल ही रही है रेगुलर, जैसे आपका रिलीजियस चल रहा है, जैसे कि आपका कंटेम्प्रेरी या वॉट एवर जो भी चल रहा है, वो तो सब चल रहा है सीक्वेंस के अंदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर राइटिंग करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं।